नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि बिहार सरकार ने वर्तमान में जो एसआई के वैकेंसी दी हुई है, जिसका फॉर्म आज से फिलअप हो रहा है, आप सभी ईमानदारी पूर्वक उस फॉर्म को फिलअप करिए और सिस्टमेटिक तरीके उसकी एक नियम बनाकर आप तैयारी प्रारंभ करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए कि आप अगर तेजस एजुकेशन इंडिया और रुपेश कुमार पर अगर विश्वास आप करते हैं तो आपको 100% मैं दावे के साथ में कहता हूं कि इस दरोगा एग्जाम कोई टफ नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से आप वीडियो जिस प्रकार से आपको मिल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ जो लाइव क्लासेस चलेगी, उस लाइव क्लासेस को आप करते रहिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइए और एवरीडे 50 क्वेश्चन की क्या करिए कि प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। मैं जीरो से लेकर उसमें जितना ऊंचे स्टैंडर्ड तक का जीएस का जो क्वेश्चन होगा आपको सब के सब मैं सॉल्व कराऊंगा। आप देखेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा, ये रियलाइज होगा कि रुपेश सर ने जो बोले हुए थे वहीं से प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि किसी भी चैप्टर पे मैं कोई जो 7 टाइप्स के जो क्वेश्चन बनता है जीएस का, सभी को मैं टच करूंगा और किसी भी चैप्टर पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी मैं बनवाकर आगे बढ़ूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं एसआई से रिलेटेड वो तेजस एजुकेशन इंडिया के माध्यम से जुड़े, तेजस एजुकेशन इंडिया के जो चैनल से जुड़े और निःशुल्क, मैं दावे के साथ कहता हूं कि निःशुल्क आप बिहार दरोगा की क्या करें कि तैयारी प्रारंभ। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हम लोग देख रहे थे संविधान के बारे में, कि संविधान के हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में देखा। अब आज हम लोगों की क्या देखना है कि भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। अब देखिए, जो भाग 1 की अगर बात करें कि भाग 1 के बारे में, तो भाग 1 में सबसे पहले कि इसमें देखना है कि अनुच्छेद 1 से आपको अनुच्छेद 4 तक, कितना तक? अनुच्छेद 4 तक। अब इसमें प्रावधान क्या है, तीसरा क्या आएगा कि प्रावधान क्या है, तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं क्या कि राज्य क्षेत्र। अब देखिए, अब यहां पर आपकी समस्या, अब यहां पर प्रश्न कैसे बनता है, अगर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनता है। हम बोर्ड पर ज्यादा प्रश्न नहीं लिखेंगे, नहीं तो काफी समय लगेगा। अब यहां पर रिलेटेड देखिए, या तो एक से इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, या इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, या इससे। 3 टाइप्स के प्रश्न यहां पर कैसे बनेंगे। देखिए कि अगर पूछ लिया कि भारतीय संविधान के भाग 1 में निहित है, अब निहित है ऑप्शन ए दे देगा आपको क्या, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ऑप्शन बी दे देगा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ऑप्शन सी दे देगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद डी दे देगा, डी दे देगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो नंबर 1 की इसका ऑप्शन ए क्या होगा कि सही होगा। कहां से कहां तक है कि देख रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक। अब पूछ देगा या दूसरा प्रश्न कि भारतीय संविधान के भाग 1 में निहित है, ऑप्शन ए दे देगा नागरिकता संबंधित प्रावधान। ऑप्शन बी दे देगा आपको क्या कि संघ एवं राज्य क्षेत्र संबंधित प्रावधान। ऑप्शन सी दे देगा मूल अधिकार संबंधित प्रावधान। ऑप्शन डी दे देगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित प्रावधान। तो जिसमें ये रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र संबंधित प्रावधान, वो क्या होगा कि ऑप्शन सही होगा। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र निहित है, पूछ लेगा प्रश्न कि संघ एवं राज्य क्षेत्र निहित है। ऑप्शन ए देगा आपको क्या कि संविधान के भाग 1 में। ऑप्शन बी दे देगा संविधान के भाग 2 में। ऑप्शन सी थ्री दे देगा आपके क्या कि संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन डी दे देगा आपके नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पे आपको मिलेगा कि ये भाग 1 में निहित है, अब आगे चलकर इसको मिलान करने के लिए भी दे सकता है
कि भाग 1 से रिलेटेड कौन सा है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो एक साइड में भाग दे देगा और एक साइड में उससे रिलेटेड प्रावधान दे देगा या अनुच्छेद उससे रिलेटेड दे देगा। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है कि भाग 1 में क्या है कि निहित है। तो हम लोगों के इसमें कहने का क्या प्रावधान है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है भारत के बारे में और भारत के साथ साथ भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको भी समाहित कर क्या अध्ययन इसके अंतर्गत करना है, इसके भाग 1 के अंतर्गत। इसको विशेष करके ध्यान रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 1 से लेकर आपको 4 तक ले दिया हुआ है। अब इसमें अनुच्छेद 1 को हम सभी लेकर चलते हैं। पहले यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कि अनुच्छेद 1 जो है, अब इसमें क्या कहा गया, पहली चीज तो इसमें कहा गया है सबसे पहले कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर कैसे पूछता है कि अनुच्छेद, पहले एक प्रश्न पूछ लेगा कि अनुच्छेद 1 में कौन सा प्रावधान है, अनुच्छेद 1 में कौन सा प्रावधान है, इसके क्लोज भी है। अनुच्छेद 1 का क्लोज 1, अनुच्छेद 1 का क्लोज 2, अनुच्छेद 1 का क्लोज 3, अनुच्छेद 1 का क्लोज 5। मगर आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं लाइव क्लासेस कभी लूंगा आपके इस सेक्टर पे, तो इसको विशेष करके मैं डीपली वहां पे पढ़ाऊंगा, तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर पूछ लिया कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा कि राज्यों के संघ होगा। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि भारत को काहे 2 नामों से जाना जाता है, किस लिए। यहां पर प्रश्न बनता है कि भारत को हम लोग देख रहे हैं कि 2 नामों से संविधान में भी जाना जा रहा है। हालांकि वैसे तो भारत को व्यवहारिक तौर पे अनेकों नामों से जाना जाता है, मगर संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को 2 नामों के क्यों दे रहा है आपको कि भारत अर्थात इंडिया आपको क्या राज्यों का संघ होगा। तो पहले पूछ देगा कि भारत को आपके भारत के कितने नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए दे देगा 2, ऑप्शन बी दे देगा 3, ऑप्शन डी दे देगा, सी दे देगा 4, ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या 5। तो संविधान के आधार मानते हुए जिस ऑप्शन में 2 होगा वही क्या होगा कि सही होगा। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखें। अब आइए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि हम लोगों के कि ये भारत एक नाम नहीं होता तो चलेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि भारतीय रहे इंडिया ना रहे, अगर इंडिया रहे या भारत ना रहे, क्यों ऐसा किया गया कि डबल। तो इसमें 2 चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक से तो हमारे कल्चर, हम लोगों के कल्चर जुड़ी हुई है, संस्कृति जुड़ी हुई है और धर्म से रिलेटेड जुड़ी हुई है। क्योंकि भारत जो है हमारे प्राचीन काल से, आपको ऋग्वैदिक काल से वायु पुराण में वर्णन है आपको भारत के नामों का। तो ये प्राचीन काल से ये हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है, हमारी कल्चर का पार्ट रहा है। और वही जब अंग्रेजों ने भारत पे आपको क्या भारत को गुलाम बनाया, तो उसके दौरान से आपको आजादी तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश अन्य जगहों पे आपको इंडिया के नामों से अंतर्राष्ट्रीय कितने संधियां की, तो इंडिया के नामों से किया। तो वहां देखने को यह मिला कि अगर मान लीजिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर विचार करना शुरू किया तो इसमें थोड़ा सा विवाद रहा, ज्यादा विवाद नहीं रहा। तो भारत को भारत की संस्कृति और उसके कल्चर के कारण इसको भारत को नाम को रखा गया। और दूसरी जो इंडिया नाम है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको किसी न देश विदेशों से जो आपके समझौते हुए थे और यूएनओ में, उसके कारण से इंडिया नामों को भी शामिल कर दिया गया। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा संघ होगा। ये किसमें कहा गया अनुच्छेद 1 में। अब क्या होगा सुनिए कि आजादी के समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आजादी के समय जो भारत था 552 रियासतों में बटा हुआ था। अब यहां से प्रश्न आपके बनना शुरू होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये मैं बना देता हूं
कि आजादी के समय आपको भारत जो था 552 रियासतों में बटा हुआ था। यानी कि रियासतों की बात करें, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके कि 552 रियासतों में कितना, 552 रियासतों में बटा हुआ था भारत। रियासत मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से प्रधान या मुखिया एक छोटा सा क्षेत्र पे शासन करता है, वैसा ही छोटे छोटे राजा रजवाड़ों की क्या शासन हुआ करता था भारत में। 552, कहीं कहीं 560 भी मिलता है, मगर हम एनसीईआरटी बिपिन चंद्र के अनुसार आपको मैं ये भी पढ़ा रहा हूं और संविधान के अनुसार, तो 552 रियासतों में ये बटा हुआ था भारत। अब इन 552 रियासतों में बटा हुआ था। आजादी के समय एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि इसको विलय कैसे किया जाए भारत में, और एकीकृत भारत कैसे बनाया जाए, कि एकीकृत करके एक सशक्त भारत कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए पदभार, भारत के जो रियासतों का एकीकरण का पदभार जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया आजादी के दौरान। अब उस दौरान क्या हुआ कि इन 552 रियासतों में से आपके आसानी पूर्वक 549 रियासतें भारत में क्या हो गई कि विलय हो गई। 549 रियासतें भारत में विलय हो गई, ये 3 रियासत को छोड़कर। इसमें से 549 रियासत आपको क्या भारत में कि विलय हो गई, विलय हो गई। बहुत ईमानदारी से यहां पर ध्यान देंगे। अब 3 रियासत कौन कौन से बचा, तो एक बच गया था ये जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा क्या था कि ये जूनागढ़, और तीसरा ये था क्या आपको हैदराबाद, जो हैदराबाद था। ये 3 रियासतें क्या, ऐसा क्यों कि जब आपको धर्म के आधार पे 2 राष्ट्रों का विभाजन हुआ, कि अगर कोई चाहता है कि जो मुस्लिम अगर जे कोई व्यक्ति और हिंदू है तो भारत में ही रह जाएगा, मुस्लिम जो है अपना पाकिस्तान में चला जाए। कोई रियासत यदि चाहे तो पाकिस्तान से मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, यदि वो रियासत भारत में रहना चाहे तो भारत में रह सकता है। या तीसरा उसके पास कंडीशन थी कि यदि उसके बावजूद अगर वो स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो स्वतंत्र रह जाए। तो इन लोगों के जो 3 लोग जो थे, ये हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के जो राजा महोदय थे, ये लोगों के मन में लावा फूट रहा था कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति हमारे यहाँ के होगा, एक अलग से देश होगा। मगर ये नहीं जानते थे कि ये जो भारत है, भारत के बीच में ये रहकर क्या डिस्टर्ब करेंगे। तो इस समय क्या हुआ कि यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इस समय जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ के जो राजा ने क्या किया कि वो पाकिस्तान के साथ आपको संधि कर लिया कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अब उसने संधि कर लिया। अब संधि कर लिया, मगर वहां की जो जनता थी वो उसके पक्ष में नहीं थी। जनता जो भारत के पक्ष में थी। क्यों कि जूनागढ़ के जो बहुसंख्यक जो लोग थे वो हिंदू थे। 98% लोग क्या थे कि आपको बहुसंख्यक जो हिंदू थे, और 2% आपको क्या थे जो मुस्लिम या अन्य समुदाय के लोग थे। और वहां के राजा जो था वो मुसलमान था, तो वो चाहता था क्या कि हम पाकिस्तान के साथ जाए, और वहां की जनता नहीं चाहती थी। अचानक क्या हुआ कि वो जैसे विलय किया भारत अपना पाकिस्तान के साथ, उसने समझौता किया, तो वहां के जनता ने क्या विद्रोह कर दिया। वहां के जनता ने पूरा विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो यहाँ के जो राजा था उसने क्या हो गया कि उसने भागकर पाकिस्तान चला गया। जब पाकिस्तान गया तो यहाँ के जो आपकी क्या जुल्फिकार भुट्टो के जो आपको दादाजी थे कि या पिताजी, उन्होंने 8 नवंबर 1948 को एक पत्र लिखकर भारत सरकार को कहा कि हम रिक्वेस्ट किया कि मैं भारत में मिलना चाहता हूं, अब पूरा राज्य भारत में मिलना चाहती है।
भारत सरकार ने जूनागढ़ के इस प्रस्ताव को 9 नवंबर 1948 को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इसी जूनागढ़ को आपको क्या किया गया कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, वो स्वीकार किया। तो स्वीकार करने के बाद भारत सरकार ने स्वीकार किया और उसके बाद एक कहा गया कि नहीं, मैं कैसे आपको भारत में शामिल करूं, आगे भविष्य में जाकर किसी प्रकार के दिक्कत ना हो। उसके कारण भारत सरकार ने कही क्या कि एक जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह कराने के बाद एक जनमत संग्रह कराई भारत सरकार ने। अब भारत सरकार जनमत संग्रह कराई तो लगभग 99% लोगों ने भारत को सपोर्ट किया और सिर्फ 1% लोगों ने क्या कि पाकिस्तान को या जूनागढ़ को सपोर्ट किया। उस कंडीशन में जूनागढ़ को भारत में विलय किसके माध्यम से हुआ? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। प्रश्न पूछता है कि जूनागढ़ को भारत में किसके माध्यम से विलय किया गया? तो आपको जनमत संग्रह के माध्यम से क्या किया गया? भारत में विलय किया गया। इस बातों को ध्यान रखें। उसके बाद ये जैसे भारत में विलय हुआ तो जो यहाँ के जो हैदराबाद के जो राजा था उसकी दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने का क्या सेंस कि सरकार ने यहाँ तो कर ली, अब यहाँ के राजा ने कहा क्या कि एक प्रस्ताव एक पत्र लिखकर भारत सरकार को भेजा कि अभी कोई हम किसी कंडीशन में नहीं है कि कोई समझौता करे, आप जो वर्तमान स्थिति है उसको 1 सालों तक यथा स्थिति बनाया रखा जाए। माने हैदराबाद के राजा बनाए रखे और भारत सरकार बनाए रखी। भारत सरकार ने मान ली, मगर उसके पीछे कोई अन्य लॉजिक था। हैदराबाद के जो राजा था कुछ अन्य सोच कर रखा था, अन्य प्रकार का मानसा। और यहां पर भी हैदराबाद में भी क्या थे कि हिंदू बहुसंख्यक थे। तो यहाँ के राजा को डर लगती थी कि कहीं अगर जूनागढ़ वाला तो स्थिति यहाँ पर भी तो ना हो जाए। तो भारत सरकार को पहले ही एक पत्र लिखकर अपने को सरेंडर कर और 1 सालों तक भारत सरकार को मना लिया कि 1 सालों तक यथा स्थिति को बने रहने दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के अंदर इसके पास 1.5 लाख मुस्लिम सैनिक थे। इसने क्या किया कि वो तबाही मचाने लग गया, मार काट, दुनिया भर की बहुत सारी स्थिति दयनीय हो गई थी। उस दौरान भारत सरकार क्या की, इसकी इतनी यहाँ पे हो रही थी खून खराबा कि भारत सरकार ने सेना को भेजी। सेना आई, इसमें लगातार 5 दिनों तक ऑपरेशन अपने चलाया और उस ऑपरेशन के बाद ये हैदराबाद को क्या कर लिया गया कि कब्जा में ले लिया गया। तभी हैदराबाद के नवाब ने क्या किया कि यूएनओ के दरवाजा खटखटाया। जब यूएनओ के दरवाजा खटखटाया तब भारत सरकार ने सेना के संज्ञा न देकर उसने कही कि एकमात्र पुलिस कार्रवाई है, मैंने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या किया है कि यहाँ पर अपना शासन किया है। दूसरी चीजें अब यहाँ पर क्या था कि उस समय के दौरान भारत के जितने भी राज्य थे वहां पे आपको क्या कि पोलो खेलने का जो मैदान होता है ना, सबसे ज्यादा मैदान आपको यहीं पर हुआ करता था हैदराबाद में। कि उस दौरान आजादी के समय सबसे ज्यादा पोलो का मैदान अगर बात करें खेलने वाले पोलो तो वो हैदराबाद में हुआ करता था। इसी कारण से भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया और उसी को कहा गया कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को क्या भारत में क्या विलय कर लिया गया। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हैदराबाद को किसके माध्यम से विलय किया गया भारत में? तो आपको आपको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। आज जूनागढ़ के किसके माध्यम से किया गया? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। दोनों में डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, इसके कारण पुलिस भेजकर की गई और यहाँ के जनता ने क्या किया कि सपोर्ट किया और जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में विलय किया गया। अब बचा ये जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की एक अलग परिणति था। यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, एक मेहर चंद्र महाजन वहां के राष्ट्रपति थे। अब हुआ क्या कि मेहर चंद्र महाजन थे और राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह पहले से एक स्वतंत्र निकाय राज्य हुआ करता था बहुत पहले से, हालांकि अखंड भारत का ही अपना पार्ट था। यहाँ के राजा हरि सिंह जिस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, जिस समय दंगे फसाद हो रहे थे, उस दौरान ये स्विट्जरलैंड में बैठकर आनंद ये अपने आप को ले रहे थे। बताइए
कि दो भाई लड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि ये जाकर मजा ले रहे हैं कहां पे, तो स्विट्जरलैंड में। उस दौरान क्या हुआ, ये नहीं जानते थे कि जो एक पड़ोसी है उसकी नीयत खराब है, पाकिस्तान, उसका कुत्ता का दुम है, वो कभी सीधा हुक्मे नहीं करेगा। तो उसका नियत थी कि जम्मू कश्मीर एक है, उसको हम हड़प लेंगे, हमको कम जगह मिला है। तो उसने क्या किया कि ये राजा हरि सिंह रहते थे आपको कहां पे, तो आपको स्विट्जरलैंड में। तो उस दौरान आपने कि उसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने कावेली का भेष धारण करके, कावेली मतलब कि जैसे बुर्का पहनकर, ब्लैक कपड़ा पहनकर, वहां के पाकिस्तानी सेना ने आगा खान के नेतृत्व में वहां के जो था, यहां पर क्या कर दी, जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दी। और जम्मू कश्मीर पर जैसे धावा बोली तो आपको तब ये हरि सिंह भागते भागते दिल्ली आए, स्विट्जरलैंड से दिल्ली आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहे कि नेहरू जी फोर्स भेजिए। मगर उस समय की क्या था, भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि के कारण बना हुआ था कि भारत के जो उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो इस कारणों से सेना भेजने के लिए तैयार नहीं था कि अगर कोई राज्य हो या तो आप में मिल जाए या वो राज्य जब तक आप में मिलेगा नहीं तब तक उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सा हमदर्दी दिखाए, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहते थे नहीं, अभी थोड़ा रोके रहिए, थोड़ा सा इसको। तो फिर ये भागते हुए कहा गया कि इस पत्र पर थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिए महाराज। तो हरि सिंह भागते भागते फिर गए अपने, तले पाकिस्तानी सेना ने फिर क्या हो गई कि आगे बढ़ गए। तब क्या हुआ कि कुछ शर्त उसमें बाउंड बना कि इतने शर्तों पर क्या भारत, तो उसमें क्या कहा गया कि पहले बाह्य सुरक्षा, दूसरी चीज विदेश आपको नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, आपको क्या जो चीजें रहेगा उसको भारत देखेगा, डिफेंस सब चीजें। तो ऐसे करके क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर के कुछ शर्तों पे आपको उस दौरान उस शर्तों पे क्या कर दिया गया कि कुछ बातों पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद भारत में इसका विलय किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने सेना भेजी और उसके बाद से उसको खाली करवाया गया। मगर कुछ क्षेत्र जिसे खाली करवाने की और जरूरत था, मगर उस समय ये डर था कि कहीं भारत पाकिस्तान फिर से युद्ध न हो जाए, फिर से न खून खराबा न हो जाए। तो इस कारण से भारत सरकार ने ही स्वयं आपको यूएनओ के दरवाजा खटखटाया। जैसे इस दौरान ये जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय हुआ, तो इस प्रकार से ये 549 दिन कितना हो गया कि आपको 552 रियासतों का भारत में विलय हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 552 रियासतों का विलय जैसे हुआ तो भारत में एक नई समस्या उत्पन्न होने लग गई। वो समस्या क्या थी कि भाषा के आधार पर आपको नए राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठने लग गई। तो इसके बाद वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रश्न पूछता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, आप जुड़े रहिए। और दरोगा के लेकर मैं कहता हूं कि दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए ईमानदारी पूर्वक और नोट्स बनाइए। और यहाँ से जो भी पीडीएफ मिलता है उसको खूब प्रैक्टिस करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर आए जो आपको दिशा विहीन कर देते हैं, आपको अपने स्वार्थ को लेकर क्या करते हैं कि आपको भ्रमित कर देते हैं, जो कभी सिलेबस पूरा नहीं करते हैं। दूसरी चीजें उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो आपको हंसी मजाक करके सिर्फ आपका समय खराब करते हैं, आपके ही समय नहीं खराब करते हैं। एक बातों को विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर असफल होते हैं तो आपका पूरी परिवार असफल होता है, आपका पूरा परिवार असफल होता है, तो आपके गांव असफल होता है। और गांव जब असफल होगा तो वहां के बच्चा क्या आपको देखकर नहीं आएगा, क्योंकि आप ही पर निगाहें टिकी रहती है कि अगर जो इन भैया का हुआ है तो हम भी वहीं पे जाएंगे। तो आपको एक सोचने की जरूरत है, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि इसमें बहुत सारे लड़के आपको क्या फॉर्म डालेंगे, मगर जो सही रणनीति के साथ और सही तरीके से अगर जो मेहनत करेगा उसको सफलता 100% ऊपर वाले के आशीर्वाद से क्या मिलता है, ये विशेष करके ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।